हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियोज़ में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण विच इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें जो है मैंने आपको दो लेक्चर ऑलरेडी इंट्रोडक्शन का जो है करवा चुका हूं। तो अगर आप उन लेक्चर को नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ आप जो सबसे पहले उन लेक्चर को देखो, ठीक है, एंड देन उसके बाद इस लेक्चर को देखना है। चलो, तो इसमें भी जो है हम लोग डिफरेंट जो है चीज़ों को सीख रहे होंगे, बट इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है प्रीवियस लेक्चर में जो भी चीज़ें बताया था उसको मैं एक बार जो है आपको रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। प्रीवियस लेक्चर में जो है मैंने आपको कहा था कि अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण दो ठो है, कितने ठो है? दो ठो। तो बेसिकली हर एक रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होगा वो तो सरल रेखा ही होगा। तो दो ठो रहा तो दो सरल रेखा होंगी। तो मैंने कहा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर दो ठो है सो फाइनली अगर उसका जो एग्जैक्टली आंसर हमको चाहिए तो हम क्या करते थे, बताओ जल्दी से, कि उसमें से जो भी कॉन्टेक्ट पोर्शन होता था वही हमारा सॉल्यूशन होता था। तो अगर एक पॉइंट पे कॉन्टेक्ट कर रहा होगा देन एक सॉल्यूशन, अगर दो पॉइंट पे कट कर रहा होगा तो दो सॉल्यूशन। लेकिन बेसिकली बात तो यहाँ ये है ना कि दो लाइनें कभी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती है। ठीक है, तो उसका जो है तीन ही केसेज था, तो मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सा। तो पहला जो है हमारा या तो पैरेलल हो सकता है, या फिर प्रतिच्छेदी हो सकता है, या फिर लाइन के ऊपर लाइन हो सकता है। ठीक है, तो इस केसेज में नो सॉल्यूशन, इस केसेज में वन सॉल्यूशन, इस केसेज में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, सो बेसिकली पीछे के लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था कि ग्राफ खींच करके दो चर वाले रैखिक समीकरणों का तो हल हम निकाल ही सकते हैं ना। काफ़ी सिंपल सी बात है, जब आप ग्राफ ही बना दिए हो ना तो आपको तो पता चल ही जाएगा ना कि दोनों समीकरण का जो ग्राफ किस तरीके का है, एंड देन वहाँ से जो है हमारा आंसर मिल जाता है। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ग्राफ बनाने के लिए भी जो है सिखाया है। ठीक है, और उस तरीके का जो है हर एक बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है हर एक बार। ठीक है, तो आप जो उसका तैयारी हमेशा कर लेना, यानी कि बेसिकली ग्राफ खींचने के लिए आपको आना चाहिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ठीक है, और अगर बेसिकली दो समीकरण दिया हुआ रहेगा तब। और हालांकि देखो आज भी हम लोग जो है एक क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन का जो है हम लोग ग्राफ खींचने वाले हैं। ठीक है, तो देखना आप लोग ध्यान से नाउ। तो कल मैंने आपको क्या कहा था कि जैसे सोचो कि अगर हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण दो ठो है, a1x प्लस b1y एंड देन प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y एंड देन प्लस c2 बराबर 0। हमारे पास दो समीकरण है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि इसका ग्राफ बना करके तो सॉल्यूशन निकाल ही सकते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और ध्यान से सुनो, अभी मैं आपको सबसे पहले एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ। सुनो कि सॉल्यूशन क्या होता है, ध्यान से सुनो। अभी इसका जो लाइन होगा यानी इसका जो ग्राफ होगा सरल रेखा, एंड देन इसका भी ग्राफ सरल रेखा। तो मैंने आपको कहा था कि दोनों का एग्जैक्टली आंसर वही होगा, और हम चाह भी रहे थे शुरू से यही। तो दोनों का एग्जैक्टली आंसर यही होता है जो दोनों लाइनें जो है प्रतिच्छेद करती है। तो बेसिकली इसका तीन कंडीशन है, तो वो तो आपको सब कुछ पता है। सो फाइनली मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ग्राफ बनाने के बाद इसका आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर ऐसे रहा ग्राफ तो यहाँ वाला पॉइंट जो है आप चेक कर लो कि x, y के जगह पे क्या है, एंड देन यही होता है सॉल्यूशन। समझ में आ गया। अगर लाइन इस तरीके का रहा तो बेसिकली देखो इसमें तो कोई वाला पॉइंट, मतलब कोई पॉइंट इसमें कांटेक्ट में है ही नहीं, तो यहाँ पे जो है नो सॉल्यूशन मिलता है, यानी कि यहाँ पे जो कोई हल नहीं होता है। ठीक है, एंड देन थर्ड जो हमारा केस है वो क्या है कि लाइन के ऊपर लाइन रहता है। ठीक है, तो बेसिकली लाइन के ऊपर जब लाइन रहेगा तो इसमें तो ढेरे सारा पॉइंट दोनों पे है ना, तो यहाँ पे होता है अनंत सॉल्यूशन, यानी कि ढेरे सारा जो है हम लोगों को आंसर मिलता है एक्स और वाई का, जो कि दोनों समीकरण को जो है क्या होता है तो सेटिस्फाई कर जाता है। ठीक है, अब सुनो, यहाँ से ग्राफ बना करके ना हम आंसर को भी निकाल सकते हैं, एग्जैक्टली आंसर को, कि कौन सा वैल्यू है जो दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो तीन ही चीज़ आएगा, या तो ये आएगा, या तो फिर ये, या तो फिर इस तरीके का आएगा। ठीक है, नाउ पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि समीकरण का जो हम सॉल्यूशन निकालने का फंडा कर रहे हैं ना, तो हमारे पास ओवरऑल 4 तरीका है जिसकी मदद से हम जो है दोनों समीकरण का जो है एग्जैक्टली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कौन कौन? तो सबसे पहले आप ये चीज़ देख लो। पहला है ग्राफीय विधि, जो कि मैंने आपको पीछे भी बता दिया है। ठीक है, ग्राफीय विधि, क्योंकि ये तो हमारा जो मेथड है ना ये सबसे बढ़िया मेथड है, ग्राफ बनाओ आंसर पाओ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, एंड देन सेकेंड हमारा क्या है तो प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है जी। एंड देन थर्ड हमारा है विलोपन विधि, विलोपन विधि, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एंड देन लास्ट हमारा है ब्रज गुणन विधि, चौथा क्या है, ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो ये हमारा आखिरी है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, मैंने आपको कहा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का एग्जैक्टली आंसर निकालने के लिए हमारे पास 4 तरीका है, और इसमें सबसे बेस्ट क्या है, ये इसमें आपको ओवरऑल सब कुछ पता चलता है कि कैसा ग्राफ, कैसा क्या, कितना, सब कुछ पता चलता है, ठीक है। और ये जो 3 है ना, तो ये बेसिकली इसमें ग्राफ और आप जो खींचना नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो एग्जैक्टली ऐसा ही आंसर निकालते हैं हम लोग। तो इन तीनों को जो है मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। सो फाइनली अब हम क्या करने वाले हैं वो पहले देखो। एग्जैक्टली आंसर तो 4 विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफीय विधि से बनाने के बाद हमें सब कुछ पता चलता है कि ग्राफ जो ओवरऑल किस तरीके का आएगा, एंड देन वहाँ से जो है हम सब कुछ जो है वहाँ से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। बट अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे इन सब विधि से हम लोग बनाएंगे समीकरण को, ठीक है, इन तीनों मेथड से, तो क्या पता कि इसका जो है एक सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा या फिर अनंत सॉल्यूशन होगा, नहीं पता ना। लेकिन हाँ, मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं कि अगर आप ग्राफ वगैरह नहीं भी बनाना चाहते हो ना, तो बेसिकली आप समीकरण को देख करके ही जो है आइडिया लगा लोगे कि इसका जो है किस तरीके का सॉल्यूशन आने वाला है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर बेसिकली 2 समीकरण है तो दोनों समीकरण को जो है आप देख करके, यानी कि इसमें जो कुछ कर करके आप जो आइडिया ले सकते हो कि बेसिकली इसका जो ग्राफ होगा वो किस तरीके का होगा और इसका जो फाइनल आंसर आने वाला है वो कितना आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो, और ये बेसिकली अभी जो है हमारा 3 मेथड जो है सीखना है समीकरण को सॉल्व करने के लिए। पहला ग्राफीय विधि हो चुका है, इस वीडियो में भी जो है हम लोग करेंगे एक ग्राफ, ठीक है। चलो तो ना आगे बढ़ते हैं। तो देखो वो तरीका क्या है, तो वो तरीका पहले ध्यान से चेक कर लो। मान करके सपोज करो कि यही दोनों जो है हमारा समीकरण दिया हुआ है, जनरल की हम बात करते हैं। तो इसमें A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये चीज़ तो आप नोट कर ही सकते हो ना, बोलो कमेंट में। A1 B1 C1 A2 B2 C2 आप नोट कर सकते हो कि नहीं, जल्दी से कमेंट में करो, हो जाएगा ना। नाउ आप यहाँ से 3 चीज़ कैलकुलेट करना, क्या, A1 बटे A2 एंड B1 बटे B2 एंड देन थर्ड C1 बटे C2, ये 3 चीज़ जो है आपको कैलकुलेट करना है खुद से। कैलकुलेट करने के बाद ध्यान से सुनो कि अगर यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ कि क्या कंडीशन है तो क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ शर्त यानी कि कंडीशन, एंड देन यहाँ पे हलों की संख्या, हलों की संख्या, ठीक है जी। एंड देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्राफ, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, अगर A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे B2, ठीक है, तो इस केसेज में हलों की जो संख्या होगी ना वो 1 हल होंगे। कितने हल होंगे, 1 हल, ठीक है। और इसी को बोलते हैं अद्वितीय। अद्वितीय कहने का मतलब है एक और केवल 1 हल, ठीक है। और इसका जो फाइनली ग्राफ होगा ना तो वो तो इसी तरीके का होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है, यानी कि प्रतिच्छेदी। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी। आप लोग लिख लेना। नाउ आगे सुनो, अगर बाय द वे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 एंड देन बराबर C1 बटे C2 मिला, देन आपको जो है उस केसेस में मिलेगा अनंत हल। कितना हल मिलेगा, अनंत हल। और अनंत हल का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, तो संपाती, यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रतिच्छेदी, एंड देन ये क्या हो गया, तो संपाती, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर तीसरा केस इस तरीके से रहा, किस तरीके से, कि A1 बटे A2 एंड देन बराबर B1 बटे B2 एंड देन बराबर नहीं है C1 बटे C2, तो इस केसेज में जो है हमारा नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं का जो ग्राफ होगा वो किस तरीके से होगा, तो ऑब्वियसली समांतर होगा।
ठीक है जी। चलो, तो यहाँ तक तो आई गेस किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो पहले देखो ध्यान से, मैं आपको कुछ कह रहा हूँ। इन दोनों समीकरण से ये चीज़ आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद इसमें आप जो है मैचिंग करना कि क्या a1/a2 और b1/b2 बराबर है। अगर बराबर नहीं रहा देन इन दोनों समीकरण का एक हल होगा, यानी कि कहने का मतलब अद्वितीय हल होगा। और जब अद्वितीय हल आपको पता चल ही गया तो फाइनली आपको जो है ग्राफ कैसा होगा आप तो आइडिया लगा ही सकते हो ना, ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी, ठीक है। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 है और बराबर c1/c2 है तो इस केसेस में अनंत हल होते हैं, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, संपाती। किसको कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ये कंडीशन रहेगा तो इस केस में कोई हल नहीं होता है और इसमें जो लाइन होता है हमारा पैरेलल। ये सब चीज़ देखो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ। पहली बात तो इसके बेसिस पे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, एंड देन ये सब जो है जब हम तरीका अपना रहे होंगे ना तो इस केसेज में सोचो कि हमारा जो आंसर आने वाला है वो कितना आंसर आएगा। तो इन सब चीज़ से जो है इसको बनाने जब हम जाएंगे तो इसमें पहले ही आइडिया ले लेंगे कि किस तरीके का जो है आंसर हमें निकालना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो इसको जो है आप याद रख लेना, ठीक है। और बेसिकली एक चीज़ जो इसमें और मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों जो आप देख रहे हो ना, ये दोनों, ठीक है, चेक करो। तो इसमें देखो, इसमें इन दोनों में सॉल्यूशन है, या तो एक हल है या तो फिर अनंत हल है। सॉल्यूशन तो बाकी में इसमें मिल रहा है ना, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। सो मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि जिसमें सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं संगत हल। क्या बोलते हैं, संगत हल। क्यों, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ना कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये लाइन इस लाइन के कांटेक्ट में है, मतलब संगत में है। और यहाँ पे भी जो दोनों लाइन है तो ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे के संगत में है, यानी कि दूसरे जो है कांटेक्ट में है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जो दोनों लाइनें एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है तो इसीलिए हम इसको संगत नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे असंगत, ठीक है। तो एक्सरसाइज में जो बेसिकली आपका क्वेश्चन दिया गया है वो इन चीज़ों के बेसिस पे दिया गया है। क्वेश्चन कई बार तो ऐसे भी आता है कि निम्नलिखित दोनों समीकरणों का बताइए कि संगत हल होगा कि असंगत। तो आप क्या करोगे कि इस तरीके से जो है सबसे पहले इन तीनों को कैलकुलेट कर लेना एंड देन इस चीज़ों को देख लेना, ठीक है। तो अगर इसमें से ये भी कंडीशन रहेगा तब भी आपको संगत ही बोलना है, अगर अनंत हल भी आने वाला रहेगा तब भी आपको संगत ही बोलना है, कोई हल नहीं रहेगा तब आपको क्या बोलना है, असंगत बोलना है, ठीक है। सो फाइनली यहाँ तक सबको क्लियर है। तो अब जो है हमारा इंट्रोडक्शन हो गया समाप्त इस चैप्टर का, ठीक है। सो फाइनली हालांकि देखो अधिकांश एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है, बट आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि से जो है समीकरण को कैसे हल करते हैं, विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं, एंड देन ब्रजगुणन विधि से समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली और ये तीन चीज़ सीखना है एंड देन हमारा चैप्टर ये जो है पूरा फिनिश हो जाएगा। और बस उसके बाद जो है हमें बताना रहेगा आपको सिर्फ एक्सरसाइज का सोल्यूशन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जब मैंने ये चीज़ जो चीज़ आप बता दिया है आपको एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन तो आपसे जो है सारा क्वेश्चन बन जाएगा ना, ये आप गलती से भी ना सोचो, क्योंकि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है ना वो डिफरेंट चीज़ों के बेसिस पे है। तो जब आपको बाहरी से कोई चीज़ का आइडिया नहीं होगा तो आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन सिर्फ कि हाँ इस तरीके से इसका जो है बेसिकल लॉजिक है, ठीक है, कि ये चीज़ इसके अंदर चलता है। बट ऊपर से जो क्वेश्चन है ना तो वो तो आपको करने के लिए आना चाहिए। कभी कभार एज वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, कभी कभी दूरी और समय वाला क्वेश्चन रहेगा। तो उन सब में जो है कुछ ना कुछ आपको जो हम सिखाते रहेंगे हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये नहीं समझना है कि नहीं हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया तो हमारा सब कुछ क्लियर हो गया, नहीं, ये चैप्टर दूसरा है, ठीक है। इसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ही है बट क्वेश्चन जो है डिफरेंट तरीके के रहेंगे इसमें, और वो जो है सब क्वेश्चन को आपको देखना है, ठीक है। तो नाउ करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का सोल्यूशन, ठीक है। तो पढ़ते हैं 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो क्या यह मनोरंजन है, यानी मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में जो है व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय का मतलब है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि हम समीकरण को लिखते हैं ना तो उसी को कहते हैं बीजगणितीय रूप, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड देन ग्राफीय मतलब ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको ग्राफ खींच करके दिखा दूंगा तो सबको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सुनो, तो अभी तक हमने जितना इंट्रोडक्शन पढ़ा तो उस चीज़ से जो है ये तो मैच भी नहीं कर रहा है। ये देखो क्वेश्चन ही कुछ डिफरेंट है कि नहीं। तो बेसिकली क्वेश्चन को करना कैसे है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये एज के बेसिस पे है,
ठीक है, यानी कि उम्र के ऊपर है। तो जब भी इस तरीके के आगे अगर आपको क्वेश्चन दिखेगा एज वाला, तो आप क्या करना कि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का एज अगर पूछ रहा होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसमें से उसका वर्तमान उम्र मानना है, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में उसका एज है ना, उस तरीके से आप मानो। जैसे मान करके चलो कि मैंने आपको कह दिया कि 3 वर्ष बाद जो है मेरा उम्र इतना हो जाएगा, तो पहले अगर मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा वर्ष जो है x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद आप क्या बोलोगे कि अच्छा अभी आप x वर्ष के हो, तो उसमें जो है 3 ऐड कर लो। अगर मैं कहा था कि 3 वर्ष पहले हमारा एज कितना था, तो x में आप जो उतना वर्ष घटा देते, ठीक है। तो इस तरीके से जो है चीज़ों को करना होता है। तो चलो यहाँ पे उसने कहा कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो बेसिकली यहाँ पे 2 व्यक्ति के एज का डिस्कशन हो रहा है, एक तो आफ्ताब एंड देन उसका एक पुत्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं सबसे पहले, यह है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। माना कि आफ्ताब एवं उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र x तथा y वर्ष है, ठीक है जी, x तथा y वर्ष है। देखो हमने यहाँ पे वर्तमान उम्र लिया है, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो उसका उम्र है आफ्ताब का x है एंड देन उसकी पुत्री का y वर्ष है। तो बट क्वेश्चन में कहा था कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पहले दोनों को ले चलो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 7 वर्ष पहले। तो सोचो कि आफ्ताब का उम्र अभी तो x वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा, तो x में से घटा देंगे इतना। सोचो ना, जैसे मान करके चलो कि हमारा उम्र अभी 20 साल है, तो अगर मैं आपको कहा था कि 3 वर्ष पहले में कितना होता, तो 20 - 3 यानी कि 17। तो इसी तरीके से अभी जो इसका उम्र है वो x वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आफ्ताब की उम्र कब, तो 7 वर्ष पहले, तो ये हो रहा होगा x - 7 वर्ष, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर दिक्कत है तो कमेंट में लिखो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसके पुत्री का उम्र कितना हुआ होगा, पुत्री का उम्र, तो पुत्री का उम्र अभी जो है वो 22 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा, तो 22 - 7, ठीक है जी। एंड देन आगे बढ़ते हैं। वो जो क्वेश्चन में कह रहा है वो क्या कह रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले प्रश्नानुसार। क्वेश्चन में कहा है उसने कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहा था, तो ये आफ्ताब का उम्र है एंड देन ये उसकी पुत्री का उम्र है। तो आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से कि हमारा जो एज 7 वर्ष पहले था, तो इसका तो एज यही था, तो उसने कहा अपने पुत्री से कि हमारा जो एज था 7 वर्ष पहले वो तुम्हारे से, ये भी इसका 7 वर्ष पहले का एज है, किसका, इसके पुत्री का, तो तुम्हारे एज से 7 गुना था। तो यानी कि फाइनली मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से चेक करो कि x - 7 = y - 7 एंड इंटू 7। क्या x - 7 क्या है, आफ्ताब की उम्र कब का, तो 7 वर्ष पहले का, और ये क्या है, तो ये उसकी पुत्री का उम्र है 7 वर्ष पहले का। तो आफ्ताब ने तो कहा था कि हमारा जो उम्र है वो तुम्हारे उम्र का 7 गुना है, तो हमने जो है लिख दिया। इसको जो है आप ओपन करो, तो x - 7 एंड देन इक्वल्स टू 7 बाई एंड देन 7 × 49, तो कितना आएगा x - 7 बाई, ठीक है, एंड देन इसको उधर ले जाते हैं तो प्लस का 7 एंड देन -49, कितना हो जाएगा -42। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है जी। नाउ आगे पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो आगे उसने कहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में उसका एज है वो कितना है, x और y है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो सोचो कि आफ्ताब का उम्र कितना होगा, आफ्ताब की उम्र कितना होगा, तो अभी x है तो 3 वर्ष बाद x + 3 वर्ष होगा, ठीक है। एंड देन उसकी पुत्री का कितना होगा, पुत्री का उम्र कितना होगा, तो 22 + 3 होगा। बट आफ्ताब कह रहा है कि नहीं, जो मेरा उम्र है 3 वर्ष बाद और जो तुम्हारा उम्र रहेगा 3 वर्ष बाद, तो तुम्हारे का मैं 3 गुना हो जाऊंगा। क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से क्या लिखते हैं, फिर से प्रश्नानुसार हम क्या लिख दें कि x + 3 जो होगा वो 3 टाइम्स होगा 22 + 3 का, मतलब आफ्ताब की पुत्री के उम्र का, ठीक है। आफ्ताब का उम्र जो है 3 गुना है। ना इसको कैलकुलेट करते हैं, तो x + 3 = 3 बाई एंड देन माइनस कि प्लस 9, तो x - 3 बाई
एंड देन बराबर 6। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो उसने कहा था बीजगणितीय रूप में लिखो, तो ये हमारा जो है बीजगणितीय रूप है, ठीक है जी, ये हो गया हमारा बीजगणितीय रूप। और जहाँ पे नीचे लिख देना कि जहाँ x अवताव की वर्तमान उम्र है तथा y उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र है, ठीक है। नाउ अब क्या करना है कि इसका जो ग्राफ खींचना है, क्या करना है, ग्राफ। तो क्या आप इन दोनों समीकरण का ग्राफ खुद से ड्रॉ कर सकते हो? बोलो कमेंट में। कर ही सकते हो ना, क्योंकि मैंने आपको पिछला लेक्चर में बताया था, ठीक है, ग्राफ खींचने के लिए कि किस तरीके से खींचते हैं। तो ठीक है, आप जो इसका ग्राफ जो है खींच लेना, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इन सब का जो है डिस्कशन, यानी कि ग्राफ खींचने वाला जो है अलग से भी हमारा एक्सरसाइज है, तो उसमें भी जो है मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से एक बार फिर से बताऊंगा कि ग्राफ किस तरीके से खींचना है, क्योंकि वो जो 5 नंबर का जो एग्जैक्टली बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो आप जो है ट्राई करना जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर्स को देख करके कि किस तरीके से मैंने बताया था। तो अगर होता है इन दोनों का ग्राफ तो सही है, अगर नहीं भी होता है तो अदरवाइज ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि नेक्स्ट जो हमारा जो एक्सरसाइज चलेगा, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है ग्राफ खींचने के लिए, तो उसमें भी जो है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चलो तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, यानी कि वाकई में आपको जो कुछ चीज़ें सीखने को मिला है, तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड देन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।